स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की लिखी कहानी सुसज्जित कमरा। वक्त की तरह लगातार चलते रहने, लगातार जगह बदलते रहने वाले कई खानाबदोश न्यूयॉर्क शहर के वेस्ट साइड इलाके में लाल पत्थर वाले घरों के आसपास मिल जाते हैं। ये लोग बेघर हैं, मगर इनके पास हजारों घर हैं। एक किराए के कमरे से दूसरे किराए के कमरे में अपनी जिंदगी बसर करते लोगों के मुंह से ये तेरा घर ये मेरा घर जैसे गाने बिल्कुल बेमतलब लगते हैं। इन्हीं कमरों में किसी तस्वीर के सहारे लटका हुआ मनी प्लांट इनका बगीचा है और गमले में लगा हुआ रबर प्लांट इनका सायादार दरख्त है। शहर के इस हिस्से में इन्हीं खानाबदोशों की एक बड़ी आबादी अपनी जिंदगी बसर करती है। इस आबादी के पास कई किस्से हैं, ज्यादातर उदास कर देने वाले और डरावने किस्से। इन किस्सों में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं और अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव भी। एक शाम की बात है जब अंधेरा होने के बाद एक नौजवान आलीशान लाल मकानों के बीच रेंगता हुआ और तकरीबन सभी दरवाजों को खटखटाता हुआ 12वें मकान के जीने पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसने अपने माथे से धूल मिला पसीना पोंछा और कहीं दूर से आ रहे घंटे की आवाज में गुम हो गया। इस 12वें घर में रहने वाली औरत जब बाहर आई तो उसने इस नौजवान को यूं देखा जैसे वो किसी मेवे में लगा हुआ कीड़ा हो, जो मेवे को अंदर ही अंदर खोखला कर चुका हो और अब दूसरा मेवा ढूंढ रहा हो। क्या यहां कोई जगह खाली है? नौजवान ने दरियाफ्त किया। अंदर आओ। उस औरत ने सूखी मेढक की सी टर्र अपने गले से बाहर निकाली। ऊपर तीसरी मंजिल पर एक कमरा हफ्ते भर पहले ही खाली हुआ है, देख लो, तुम्हें पसंद आएगा। नौजवान चुपचाप उसके पीछे जीने पर चढ़ने लगा। कहीं दूर से आती एक धुंधली रोशनी हॉल की दीवार पर अस्पष्ट परछाइयां बना रही थी। नौजवान तेजी से बिना आवाज के उसके पीछे जीना चढ़ता गया। उसके चढ़ने से आवाज यूं भी नहीं हो रही थी। जीनों पर पड़े कारपेट के धागे बिना धूप के नमी से चिपचिपे होकर अपना अस्तित्व ही भुला चुके थे। जीने के हर मोड़ पर दीवार में खाली ताकें थी। शायद कभी उनमें मनी प्लांट लगा रहा हो जो धूप और हवा की कमी से मर गया हो, या फिर शायद उनमें मशहूर लोगों की मूर्तियां रही हों जिनको अंधेरों के राक्षसों ने खींचकर नीचे अधूरे बने बेसमेंट में फेंक दिया हो। उस औरत ने ऊपर पहुंचकर अपनी सूखी आवाज में कहा, बढ़िया कमरा है, बहुत ही कम खाली रहता है। पिछले किराएदार बहुत शालीन थे, मुझे उनसे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। किराया भी वो हमेशा एडवांस देते थे। सुनो, नल उधर हॉल के आखिर में है। तुम्हें पता है, स्प्रॉल और मोनी को तो ये कमरा इतना पसंद आया कि वे इसमें 3 महीने रहे। नौजवान के चेहरे पर हैरानी देखकर वो बोली, तुम स्प्रॉल और मोनी को नहीं जानते? मशहूर आर्टिस्ट हैं। उन्होंने यहाँ कई शोज के स्केच भी बनाए थे। उधर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो मैरिज सर्टिफिकेट। कहते कहते वो रुकी और नौजवान को दूसरी तरफ देखता हुआ देखकर बोली, गैस लाइट इधर है और ये देखो कपड़ों की अलमारी, काफी बड़ी है ना? ये कमरा तो सबको पसंद आ जाता है, बहुत कम खाली रहता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। क्या यहाँ कलाकार भी रहते हैं? नौजवान ने उसे बीच में ही टोक दिया। हाँ, आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। मेरे कमरों में से ज्यादातर इन्हीं नाटक में काम करने वाले कलाकारों से भरे रहते हैं। दरअसल ये पूरा इलाका ही थिएटर में काम करने वाले लोगों से भरा हुआ है। कलाकार वैसे भी कहीं बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, मगर मुझे पूरे पैसे देकर जाते हैं। नौजवान ने 1 हफ्ते का एडवांस देकर कमरे की बुकिंग कर ली। वो बहुत थका हुआ था तो फौरन ही कमरे में जम गया। पैसे गिनते हुए वो उस औरत की बातें सुन रहा था। देखो मिस्टर, पूरा कमरा एकदम तैयार है, यहाँ तक कि तौलिया और नहाने का पानी भी। जब वो औरत एडवांस लेकर जाने लगी तो लड़के की जुबान पर फिर वही सवाल आ गया जो कई दिन से उसके दिमाग में डेरा जमाए हुए था। जरा सुनिए, आपने किसी मिस वैश्नर का नाम सुना है? क्या वो यहां कभी किराए के लिए कमरा ढूंढने आई है? एल्विस वैश्नर? वो स्टेज पर गाना गाती है, गोरी सी लड़की है, सुनहरे बाल और बाईं आंख के ऊपर गहरा काला मस्सा। नहीं, मुझे नहीं मालूम। स्टेज वाले कलाकार अक्सर अपना नाम बदलते रहते हैं और फिर वो यहाँ ठहरते भी कितनी देर हैं, मुझे ऐसा कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, हमेशा यही जवाब, हमें नहीं पता, हमने नहीं सुना। 5 महीनों से वो लगातार अलग अलग लोगों से यही सवाल पूछ रहा था और हर बार वही जवाब, नहीं।
दिन में होटल के मैनेजरों से, थिएटर के एजेंटों से, गाने वालों की मंडली में, संगीत के स्कूलों में, हर जगह वो नौजवान बस इसी नाम के बारे में पूछता रहता था। रातों को म्यूजिकल शोज के, नाटकों के दर्शकों से भी यही सवाल किया करता था। वो नौजवान उस लड़की एल्विस वैश्नर से प्यार करता था। हर मुमकिन कोशिश करता था कि कहीं से उसका कोई सुराग मिल जाए। एक बात तो पक्की थी कि उसके गायब हो जाने के बाद जरूर इस टापूनुमा शहर ने उसको कहीं न कहीं पनाह दी होगी। मगर यह शहर एक शैतानी दलदल की तरह था। रेत के टीले रोज हवाओं के जोर पर अपनी जगह बदलते रहते थे। आज जो रेत ऊपर दिखती थी, कल वो नीचे धंस चुकी होती थी। इस कमरे ने अपने नए मेहमान का इस्तकबाल बड़ी ही खोखली मेहमान नवाजी और ओढ़ी हुई मसरूफियत के पूरे नाजो अंदाज से किया। टूटे फर्नीचर की धुंधली चमक, सोफे पे चढ़े जरी के कवर, दोनों खिड़कियों के बीच लगा हुआ बड़ा सा आईना, दीवार पे टंगे 2 सुनहरे फ्रेम और पीतल के पायों वाला बेड, ये सब उसे कुछ देर का भुलावा देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये भुलावा इस वक्त नौजवान के लिए बहुत आरामदेह था। ये नौजवान मेहमान बेदम सा होकर कुर्सी पर ही पसर गया, इस बात से बेखबर कि इस कमरे में कितनी ही कहानियां जो इसके पिछले किराएदारों के बारे में थीं, सुनी जाने के लिए बेताब हो रही थीं। कमरे में एक रंगीन फूल बूटों वाला गलीचा, जिसपे एक फवारा भी बना था, मिट्टी से लिथड़ी हुई दरी के बीचों बीच यूं लग रहा था जैसे मटमैले समंदर के बीच कोई हरा भरा जजीरा उगाया हो। दीवार पे लगे सुंदर वॉलपेपर के ऊपर वही पुरानी आम सी तस्वीरें टंगी थी जो अमूमन किराए पर उठने वाले कमरों में लगी होती हैं। एल्गर हिक्स, सीनेक, जॉन एवरेट वगैरह की बनाई हुई तस्वीरें देख देख कर वो तंग आ चुका था। उसको ये तस्वीरें किराएदारों का पीछा करती हुई मालूम होती थीं। कमरे के एक तरफ टंगी खूबसूरत चिलमनों के पीछे से पुराने आतिशदान के संजीदा नुकूश अपने वजूद की उसी तरह चुगली कर रहे थे जैसे खूबसूरत नक्कासाओं के बदन उनके दुपट्टों के पीछे से किया करते हैं। इस आतिशदान के ऊपर ही एक नाव का पुराने ढांचे नुमा शोपीस अपने हाल पर तरस खाते हुए पड़ा था। 1-2 बेकार गुलदान, कुछ अदाकाराओं की तस्वीरें, दवाओं का डिब्बा और गड्डी से बिछड़े हुए ताश के पत्ते, कुल मिलाकर कमरे का असासा यही था। नौजवान की आंखों के सामने जैसे जैसे इस पहेली नुमा कमरे के किरदार सामने आते गए, यहां रह चुके किराएदारों की कहानी ने उसके लिए नए ही माने अख्तियार कर लिए। कालीन के बीच में गायब हो चुके रेशे बता रहे थे कि भीड़ के बीच में खूबसूरत लड़कियां कैसी लगती होंगी। दीवार पर छपे रह गए उंगलियों के निशान ऐसे थे जैसे किसी कैदी ने धूप और हवा को एक साथ छूने की कोशिश की हो। दीवार पर पड़े पानी के छींटों के धब्बे जो किसी धमाके की तस्वीर जैसे थे, ये बताते थे कि कोई शीशे का गिलास या बोतल यहां झनाक से टूटी है। आईने के पीछे की तरफ हीरे की कनी से लिखा गया एक नाम, मैरी, इस पार भी बखूबी दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे इस कमरे की चमकीली खामोशी के जेरे असर लोगों के कई तूफान गुजर चुके हैं। फर्नीचर टूटा फूटा था, सोफे पे स्प्रिंग खुले हुए थे और वो ऐसा दिख रहा था जैसे कोई बड़ा भारी शैतान किसी वजह से अपने बदन को अजीब तरह से मरोड़ रहा हो और उसी हालत में मर गया हो। जरूर इन सबसे भी ज्यादा बड़ी कोई उथल पुथल रही होगी जिसकी वजह से आतिशदान के सामने का पूरा संगमरमर उखड़ गया था। कमरे की फर्श पर ऐसे नक्श दर्ज थे जो उन सारे लोगों की नीयत और हालात बयान कर रहे थे जिन्होंने इस कमरे को कभी अपना घर समझा था। यूं भी कहा जा सकता है कि ये इस कमरे की बचे रह जाने की चाहत ही थी जिसने उन वक्ती मालिकों के गुस्से को और भड़का दिया, जिसकी वजह से ये आज इस हाल में पहुंचा। नौजवान किराएदार ने इन सब ख्यालों को सधे कदमों के साथ अपने दिमाग में दाखिल होने दिया, जबकि वहां पहले से ही इस कमरे की महक और आवाजें अपना डेरा जमा चुकी थीं। थोड़ा और गौर करने पर उसको आसपास के कमरों का एहसास होना भी शुरू हुआ। एक कमरे से उसको सुस्त हंसी की आवाज आई, दूसरे से किसी के डांटने वाली रौबदार मर्दाना आवाज, कहीं पासों के फेंके जाने की आवाज तो कहीं लोरी और रोने की आवाजें। उसके सिर के ठीक ऊपर से बैंजो की आवाज आ रही थी जिसे कोई पूरे जोश के साथ दीवानावार बजा रहा था। कहीं दूर से दरवाजे खटखटाने की आवाज, कुछ और दूर से जाती हुई ट्रेन की आवाज और घर के पीछे की ओर से जैसे कोई बिल्ली चारदीवारी पर बैठी रो रही हो। नौजवान ने एक गहरी सांस ली और इस कमरे को अपने सीने में भर लिया। सीलन, गले हुए फर्नीचर और धूल की मिली जुली गंध उसकी रगों में पैवस्त हो गई और तभी जब उसने अपने बदन को आराम के इरादे से ढीला छोड़ा तो वहां जंगली फूलों की एक मीठी सुगंध भर गई। इस सुगंध को हवा का एक झोंका कमरे के अंदर लेके आया था और ये झोंका इतना ज्यादा जानदार था जैसे सचमुच ही उसमें जान हो और वो इस नौजवान से मिलने आया हो। जैसे इस हवा के झोंके ने नौजवान से कुछ कहा और नौजवान एकदम से चिहुक पड़ा।
हाँ, क्या हुआ? खुशबू का ये झोंका नौजवान को अपने आगोश में ले रहा था और उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा था। कोई खुशबू भला किसी को कैसे आवाज दे सकती है? ये बात उसकी समझ से बाहर थी, मगर फिर भी ये आवाज जो भी थी उसे ऐसा लगा जैसे उसको छू रही हो। वो यही थी। ये लफ्ज उसके अंदर बजने लगे। वो नौजवान हर एक उस चीज को, उस छोटी से छोटी चीज को पहचान सकता था जिसे उसने छुआ हो, वरना ये जंगली फूलों की सुगंध, वो सुगंध जो उसे बहुत पसंद थी, यहां कहां से आ गई? एक बार फिर उसने कमरे का जायजा लिया। इस बार उसको कमरे की तरतीब बहुत ही अजीबोगरीब लगी। ड्रेसिंग टेबल पर एक सस्ता स्कार्फ पड़ा था जिस पर ढेर सारी हेयर पिन्स पड़ी थीं। हेयर पिन्स लड़कियों की बहुत अभिन्न मित्र होती हैं, मगर उसने उन्हें नजरअंदाज किया और वो ड्रेसिंग टेबल पर झुककर एक एक दराज देखने लगा। पहली दराज में उसको एक पुराना गंदा सा रुमाल दिखा। रुमाल को अपने चेहरे के पास ले जाते ही उसे अजनबियत का एहसास हुआ। फौरन ही उसने रुमाल जमीन पर फेंक दिया। दूसरे दराज में उसे कुछ बटन, एक नाटक की पर्ची, किसी साहूकार का कागज, कुछ टॉफियां और सपनों का मतलब बताने वाली एक किताब मिली। आखिरी दराज में एक काला रेशमी हेयर बैंड था। वो रुका और उसने बहुत गौर से उस हेयर बैंड को देखा। हेयर बैंड के पास कोई कहानी नहीं थी। इसके बाद तो वो कमरे की तलाशी में यूं जुट गया जैसे खोजी कुत्ते किसी की गंध पहचान कर जुट जाते हैं। दीवारों के वॉलपेपर को, कालीन के उभरे हुए हिस्सों को, कमरे के हर एक कोने को कभी घुटनों के बल तो कभी पंजों पर उचक कर उसने अच्छी तरह खंगाला। आतिशदान के दाएं बाएं, पर्दों के पीछे और कमरे के कोने में रखे बॉक्स तक उसने हर एक चीज को किसी सुराग मिल जाने की उम्मीद में ठीक से टटोला। कोई एक सुराग जिससे ये पता चले कि उसके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कहीं भी वो लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है अपने वजूद के साथ शामिल रही हो, नहीं मिला। मगर वो एहसास अभी तक उसको अपने आगोश में लिए हुए था। हाँ, क्या हुआ? उसने एक बार फिर से ऊंची आवाज में पुकारा और चौकन्ना होकर आंखें फाड़े हुए जवाब का इंतजार करने लगा। वो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि गर्मजोशी को वो इस खुशबू की बाहों में महसूस कर रहा है वो उस लड़की के वजूद के बिना ही है। उसने दरवाजों और खिड़कियों की झिर्रियों में झांकने की कोशिश की। उसे वहां केवल सिगरेटों के टुकड़े और बोतलों के ढक्कन फंसे मिले। उसे कालीन के नीचे से एक अधजला सिगार मिला और इसके अलावा भी जिक्र न किए जाने लायक कई बेकार चीजें जो यहां पर उससे पहले रह चुके खानाबदोश लोगों की जिंदगी से किसी न किसी रूप में जुड़ी रही होंगी, मिली। मगर वो सुराग न मिला जिसकी उसे तलाश थी। और तब उसे उस सूखी टर्र की आवाज वाली औरत का ध्यान आया। वो भागकर नीचे पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। जब वो औरत बाहर आई तो उसने फिर से, मगर इस बार बहुत गर्मजोशी के साथ पूछा, आप बता सकती हैं कि मुझसे पहले यहां पर कौन रहता था? मैंने बताया ना, स्प्रॉल और मुनी। मिस बरीटा स्प्रॉल तो वो थिएटर में थी, मगर वो मिसेस मुनी थी। देखो, मैं कोई ऐसे वैसे लोगों को कमरा थोड़े देती हूँ। उनका मैरिज सर्टिफिकेट। ये मिसेस स्प्रॉल कैसी थी? मेरा मतलब है दिखने में कैसी थी? ओह, उसके बाल काले थे, वो छोटी कद की थी और थोड़ी मोटी थी। उसका चेहरा बड़ा मजेदार था, देखते ही हंसी आ जाती थी। अभी हफ्ते भर पहले ही तो वो लोग यहाँ से गए हैं। और इसके पहले यहाँ कौन रहता था? ओहो, तुम्हारे पास कितने सवाल हैं। उससे पहले यहाँ का किराएदार एक बूढ़ा ढुलाई वाला था। वो एक हफ्ते का किराया दिए बिना ही चला गया। उसके पहले मिसेस क्राउडर और उनके 2 बच्चे, वो लोग यहाँ 4 महीने रहे। उसके पहले वो बूढ़ा डॉयल, उसका तो किराया उसके बच्चों ने अदा किया। बाद में वो यहाँ 6 महीने रहा था। देखो, अब मैं तुम्हें करीब साल भर के किराएदारों के बारे में बता चुकी हूँ, इससे ज्यादा मुझे याद नहीं। जी शुक्रिया। वो वापस अपने कमरे में चला गया। कमरा अब भी पूरी तरह खामोश पड़ा था। वो वजह जिससे उस कमरे में थोड़ी देर पहले तक रौनक थी, अब नहीं थी। जंगली फूलों की सुगंध अब वहां नहीं थी। उसकी जगह अब फफूंद लगे फर्नीचर की बास ने ले ली थी। उम्मीद के खो जाने से जैसे उस नौजवान की सोचने समझने की ताकत ही चली गई। वो वहीं पर बैठकर गैस लाइट से आती पीली मटमैली रोशनी को घूरने लगा। इसके बाद वो बिस्तर पर गया। उसने बेडशीट को चीरकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए और अपने चाकू की मदद से उसने इन चीथड़ों को खिड़कियों और दरवाजों की हर झिर्री में कसकर ठूंस दिया। जब बाहर से किसी भी गंध या आवाज के आने का कोई भी रास्ता न रहा, उसने गैस लाइट बुझाई और फिर न जाने क्या सोचकर गैस को पूरा खोल दिया और बिस्तर पर आराम से लेट गया। इस रात मिसेस मैकूल की बारी थी बियर लेकर आने की। सो वो बियर लाई और मिसेस पर्डी के साथ नीचे अधूरे बने बेसमेंट में बैठकर बातें करने लगी। पता है, मैंने 3री मंजिल वाले कमरे को आज किराए पर दे दिया। अरे कमाल है,
कमरे किराए पर उठाना तो कोई आपसे सीखे। हाँ भाई, कमरे किराए पर न उठाएंगे तो अपना काम कैसे चलेगा? क्या आपने उसे बताया खुदकुशी के बारे में? मिसेस मैकूल, हम कमरे इसलिए तैयार कराते हैं कि हम उसे किराए पर उठा सकें, इसलिए नहीं कि हमारा नुकसान हो। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक किया। अगर लोगों को खुदकुशी के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उस कमरे में रहेंगे? और हमें अपना काम भी तो देखना है। वैसे भी पिछले हफ्ते वो लड़की जो कमरे में गैस भरने की वजह से मर गई थी, बाद में हमें कितनी परेशानी हुई। ओह, मुझे वो याद मत दिलाओ। वैसे वो लड़की थी बहुत खूबसूरत। अगर उसकी बाईं भौं के पास के गहरे तिल को छोड़ दें तो